दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो सत्याग्रह दर्शन जो है गांधी जी का उस पर आयोजित होगी। सत्याग्रह दर्शन के क्या कंटेंट है, इसकी परिभाषा क्या है, सत्याग्रह के बाकी जो चीज़ें उनसे क्या संबंध है और इस सत्याग्रह की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है हमारा सत्याग्रह, हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको एथिक्स में पढ़ना है, ये नीति शास्त्र में आपको पढ़ना है। नीति शास्त्र में जो हमारा प्रशासनिक नीति शास्त्र है, लेकिन उसमें कुछ भाग नीति शास्त्र के हैं, जैसे गांधी दर्शन जो है वो आपको पढ़ना है एथिक्स में। तो एक तो एथिक्स में पढ़ना है, एक गांधी जी जो आपके इतिहास में आप पढ़ते हो तो वहाँ पर भी कभी कभार गांधी जी की जो प्रविधियाँ कौन सी थी, मेथड कौन से थे आंदोलन करने के, तो उसमें उनके जो विचार है वो आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले क्या डिस्कशन करेंगे कि पहले तो इस सत्याग्रह के जो दो भाग है, परिभाषा इसकी, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि सत्य क्या है, और दूसरा आपके आग्रह क्या है। यानी कि पहला जो कंटेंट होगा हमारा वो होगा सत्य, और दूसरा आग्रह, और फिर लास्ट में जो हमारा शब्द बनता है इन दोनों को जोड़ने से वो आपके होगा सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सत्य क्या है, यानी कि सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो। तो आप लोगों ने, जैसे हम बात करते हैं, हम एथिक्स की बात करते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो सत्य है वो आपके साध्य है। साध्य कौन सा? सर्वोच्च साध्य है। ऐसी चीज़ों को आपके नीति शास्त्र में क्या कहा गया है? परम शुभ। यानी परम शुभ एक सद्गुण है जो सुकरात कहता है। हम एथिक्स में पढ़ेंगे कि सद्गुण क्या होता है और सद्गुण कैसे सीखा जा सकता है। तो परम शुभ यानी कि सत्य एक साध्य है, एक लक्ष्य है, और ये आपके क्या है? ये परम शुभ है। जो जितने भी दार्शनिक हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, उपनिषद दर्शन हुआ है, तो सत्य ट्रूथ, वो अंतिम उस सत्य को कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो गांधी जी का भी यही कहना है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि सत्य क्या है। यानी कि सत्य जो है वो एक क्या है? हमारा साध्य है, साधन नहीं है, साध्य है। परम शुभ अंतिम साध्य है, सर्वोच्च साध्य है, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च शुभ कहते हैं। और सत्य मतलब ईश्वर की अनुभूति ही एक तरह से क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध है, वो सब सत्य, उनका वो सत्य वो यही है। हालांकि उन्होंने ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सत्य का मतलब भी परमात्मा से है। यहाँ ईश्वर ही सत्य है, तो एक ही बात है, ये सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। एक ही सिक्के के दो पहलू आपके। तो पहली बात तो ये हमारी सत्य की। अब जब गांधी जी का जो दर्शन है सत्य, देखो ये जो सत्य है, ये सत्य तो हर व्यक्ति प्राप्त कर नहीं सकता, कोशिश करे तो कर सकता, वो अलग मुद्दा है, लेकिन करता नहीं है। तो गांधी जी ने किस चीज के लिए कहा? जो उनका जो आंदोलन थे, हड़ताल थे, तो वहां पे इस सत्य की प्राप्ति का प्रयास तो था नहीं। फिर कौन सी बात थी? तो गांधी जी ने कहा भाई कोई भी व्यक्ति जो सत्य के लिए आग्रह करता है, तो वो पहले अपने जो मुद्दा है, किस मुद्दे के लिए वो अपने सत्याग्रह चला रहा है, तो उसको वस्तुनिष्ठ होके उसकी पहचान कर ले। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, हम एथिक्स में ये भी पढ़ेंगे, प्रशासनिक नीति शास्त्र में एक प्रशासक का गुण होना चाहिए आपके वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिविटी। क्या हुई ऑब्जेक्टिविटी? वस्तुनिष्ठता क्या हुई कि पहले किसी भी तथ्य को बिना किसी आपके, हम कह सकते हैं कि पक्षपात रहित होके, या बिना किसी पक्षपात के, या किसी अपने व्यक्तिगत जो उसकी इच्छा हो सकती है, रुचि हो सकती है, इन सब से मुक्त होकर एक निष्पक्षता से किसी चीज को जानना या किसी चीज को समझना। यहाँ दो शब्द भी मैंने यूज किए, एक
वस्तुनिष्ठ होना, एक निष्पक्षता यानी इम्पार्शलिटी, एक आपके और शब्द होगा तटस्थता, न्यूट्रलिटी। ये सब शब्द प्रशासनिक नीति शास्त्र या नीति शास्त्र में इन सब के अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मायने हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। आगे की क्लासेज में इनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो किसी चीज़ को आप एकदम बिना किसी पूर्वाग्रह के या बिना किसी का पक्ष लिए हुए आपने तय कर लिया कि ये चीज़ है और इसके लिए मुझे अपनी लड़ाई या अपना संघर्ष चलाना है और यहाँ मैं नैतिक रूप से सही हूँ, तो फिर उस चीज़ के लिए जो हम आग्रह करते हैं तो वहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। यानी कि पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि सत्य, सत्य का मतलब आप निष्पक्ष होकर पहले जो सत्याग्रही होता है वो चीज़ तय करता है, फिर उसके लिए आंदोलन चलाता है और सत्य के बारे में जो विचार है वो आपके ये मिलते हैं। तो सत्य एक तरह से क्या है, सद्गुण है, वर्च्यू है, यानी सद्गुण है। और सद्गुण जो है वो आप लोगों को पता है, गांधी जी ने भी वही सुकरात और प्लेटो की बात ही एक तरह से स्वीकार की है कि सद्गुण है वो अभ्यास से अर्जित किया जा सकता है। यानी कि इसका जो अब अर्जन है, सद्गुणों का विकास है, वो आपके किससे संभव होता है, प्रैक्टिस या अभ्यास से। तो अभ्यास से आप सद्गुणों को, आप सद्गुण की तरफ, सद्गुणों का विकास कर सकते हो। तो पहला जो हमारा कंटेंट है वो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी जो बात है कि आग्रह क्या है, तो दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा तो था सत्य और दूसरा जो मुद्दा है हमारा आग्रह। तब आग्रह क्या है, किस तरह से आग्रह किया जा सकता है, तो आग्रह की कई विधियां बताई गांधी जी ने। एक तो आपके अनशन, जिसको हम भूख हड़ताल कहते हैं, यानी कि अनशन या भूख हड़ताल या हड़ताल। अनशन जो है, भूख हड़ताल जो है, वो गांधी जी का ये कहना था कि अपने जो सबसे नज़दीकी, जो सबसे प्रिय लोग होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके विरोध इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसी अलग या अनजान व्यक्ति के विरोध उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ, उनके विचारों के, उनके हृदय को बदलने के लिए इस चीज़ का सहारा लिया जाता है। ये अंतिम तौर पे लिया जाता है। पहले और छोटे मोटे तरीके हैं आग्रह के, उनको अपनाया जाना चाहिए। तो उसमें आपके एक ये है, तो एक तो हुआ अनशन या भूख हड़ताल। एक जैसे विदेशी शासन था तो उसके लिए विदेशी शिक्षा, गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। तो दूसरा जो आग्रह है वो बहिष्कार करके कर सकते हैं कि चीज़ों का बहिष्कार, जैसे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, कर नहीं देना। जैसे अगर कोई सरकार है, और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई सरकार अत्याचारी हो गई है, आतंकवादी हो गई है और वो आपकी बात नहीं सुन रही है, तो फिर उसके खिलाफ इस तरह के तरीके भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो एक आपके हो गया टैक्स पे नहीं करना या कर नहीं देना। इसी तरह जेल भरो अभियान, ये आपके सत्याग्रह के जो है आपके नकारात्मक पक्ष, या हम जिसको कह सकते हैं सत्याग्रह के आक्रामक पक्ष कहलाते हैं। ये तरीके सत्याग्रह अब आगे बताऊंगा, दो प्रकार का भी होता है आपके। तो एक तो अनशन, एक आपके बहिष्कार, एक हमने देखा यहाँ कर न देना, और एक देखा हमने जेल भरो अभियान, उपवास वगैरह आप इसी में जोड़ सकते हो। तो ये तरीके, इनके जरिए अपनी सत्य की बात को मनवाना, सामने वाले का, विरोधी का हृदय परिवर्तन करना और उसे एक तरह से सही तरीके से उसकी सोच को बदलना, रचनात्मक तरीके से। यहाँ निषेधात्मक तरीका या विध्वंसात्मक तरीका नहीं है गांधी जी का। ये जो आज की हड़तालें होती है, वैसी हड़ताल का वो समर्थन नहीं करते हैं, जहाँ राजनीतिक उद्देश्य या आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति से, किसी स्वार्थ लिप्सा से जो हड़ताल की जाती है, वो गांधी जी की नहीं है। यहाँ इस व्यापक दृष्टिकोण में हम आगे समझेंगे। तो इनका जो उद्देश्य, ये तरीका है आग्रह का, अपनी बात रखने का। तो आप जब अपने सत्य को, या सत्य जो आपने वस्तुनिष्ठ होके, निष्पक्ष होके, या मैंने कहा इम्पार्शलिटी से आपने कोई चीज़ तय की कि ये बात सत्य है, जायज़ है, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से आप मानदंड पे खरे उतर रहे हैं, तो फिर उसके लिए इन तरीकों से हम आग्रह करते हैं। तो फिर आपके कौन सी चीज़ बनती है, सत्याग्रह बनता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, तो सत्य और आग्रह। और ये जो आग्रह करने का तरीका है, इसमें जो साधन हैं वो आपके
मेन कैसा होना चाहिए, अहिंसात्मक। बस ये सबसे बड़ी जो बात है वो आपके है ये, यानी कि जो आप आग्रह कर रहे हो, आपने ये जो तरीके अपनाए वो सारे तरीके आपके कैसे होने चाहिए, अहिंसात्मक। ये साध्य है, मतलब साधन है आपका। इसलिए गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसी तरह इसीलिए हम समझ सकते हैं कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, बाकी चीज़ें क्यों की। तो जब आप अपना जो तरीका है वो आपका कौन सा हमेशा रहेगा, अहिंसात्मक। हाँ, इसमें कुछ अपवाद थे कि कहाँ हिंसा जायज़ है। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा अहिंसात्मक ही रहना है, लेकिन उन्होंने कहीं पर उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का भी समर्थन किया। कायरता से उन्होंने कहा था कि जो हिंसा वो सही है, कायर होने से अच्छा। तो हम पहली बात तो ये देखते हैं सत्य और आग्रह। सत्य और आग्रह से मिलके जो हमारा शब्द बना है वो आपके कौन सा शब्द हुआ, सत्याग्रह। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा कंटेंट आता है वो आता है कि सत्याग्रह क्या है। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह, सत्य और आग्रह समझ गए, तो आदि परिभाषा तो वही होगी आपके क्लियर। अब बात आती है कि क्या है सत्याग्रह, क्या है, और एक सत्याग्रह की क्या लक्षण होने चाहिए, यानी इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो अब आपने एक चीज वस्तुनिष्ठ होकर और अपना एक लक्ष्य तय कर लिया, और अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास करते हैं जिन तरीकों से, तो वो आपका क्या हुआ, सत्याग्रह हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयासों का जो पूरी एक प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसा अधिकार हो गया, जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। यानी कि एक तरह से ये जो सत्याग्रह है ये जन्म सिद्ध अधिकार है। सत्याग्रह क्या है, अहिंसात्मक प्रतिरोध है। ये चीज ध्यान रखनी है। ये कैसा प्रतिरोध है, ये अहिंसात्मक प्रतिरोध है। और इससे भी बढ़कर है एक सकारात्मक सोच, एक विचार, एक पूरा का पूरा माहौल बदलना है। सिर्फ अहिंसात्मक प्रतिरोध ही नहीं है, गांधी जी ने कहा इससे भी बढ़कर है। लेकिन पहले हम ये जान लें कि अहिंसात्मक प्रतिरोध के बारे में गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी का ये कहना था कि अहिंसात्मक जो प्रतिरोध है वो प्रत्येक व्यक्ति का सांविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है एक तरह से। यानी कि सत्याग्रह को तो उन्होंने कहा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अहिंसात्मक प्रतिरोध को कहा सांविधिक अधिकार है। और जब आप अपनी बात सत्य की रक्षा आप करते हैं तो जो सत्याग्रह है वो आपका कर्तव्य भी है। आप अगर किसी ऐसी दमनकारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो वो आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अब इन दोनों का अंतर भी हमें नीति शास्त्र में पढ़ना है। कर्तव्य जो राज्य, समाज, धर्म के प्रति जो व्यक्ति के कर्तव्य है वो है, और अधिकार जो राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। तो हम इनके बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे, कर्तव्य और अधिकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सत्याग्रह क्या है, आत्म जन्म सिद्ध अधिकार है, यह एक अहिंसात्मक प्रतिरोध है, सांविधिक अधिकार है, कर्तव्य प्लस अधिकार है, एक आत्म अनुशासन है। ये आत्मानुशासन, खुद की आत्मा का, और लोकानुशासन, लोगों का अनुशासन है ये। तो सत्याग्रह की एक व्यापक परिभाषा है। ये सिर्फ अहिंसात्मक प्रतिरोध ही नहीं है, ये आत्मानुशासन और लोकानुशासन है। आत्मबल के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, इस सत्याग्रह को करता है। यानी किसका प्रयोग करता है, वो आत्मबल। आत्मबल जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो कष्ट सहने की प्रवृत्ति और एक विश्वास। आत्मबल के भी दो भाग हुए, एक तो कष्ट सहना और दूसरा आपके होता है विश्वास। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि आत्मबल के दो कंटेंट हुए हमारे, कष्ट सहना और विश्वास करना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सत्याग्रह का जो प्रोसेस है वो
किस प्रकार है। सत्याग्रह जो होता है, जो सत्याग्रह करता है व्यक्ति, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक अहिंसात्मक प्रतिरोध है और अहिंसात्मक प्रतिरोध से भी बढ़कर सत्याग्रह है और ये एक सांविधिक अधिकार है। ये एक जीवन शैली है, पूरी जीवन को परिवर्तन करने का दृष्टिकोण है सत्याग्रह। ये स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है, किसी और पर आप निर्भर नहीं हो। किस पर निर्भर हो? स्वाश्रित पर। और सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने कहा कि अपनी जान की कीमत भी देनी पड़े तो भी तैयार रहना चाहिए। अपनी जान, मौत से भी जो है वो सत्याग्रही नहीं डरता। यानी कि सत्याग्रह जो है वो अहिंसात्मक प्रतिरोध तक सीमित नहीं होकर पूरी की पूरी एक लाइफ स्टाइल, एक जीवन पद्धति है। और जो व्यक्ति सत्याग्रह पे विश्वास रखता है वो स्वाश्रित होता, वो पराश्रित नहीं होता और वो व्यक्ति सत्याग्रह के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो कष्ट सहने की क्षमता, विश्वास, अहिंसात्मक प्रतिरोध, ये सारी चीजें, और सविनय जो है अवज्ञा करना या सविनय रूप से प्रतिरोध करना। सविनय, आप सिविल डिसओबीडिएंट जो हम कहते हैं कि उसमें कौन सी चीज आती है? सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, जैसे सविनय, यानी उसमें कौन सी आती है, एक सिविल तरीका कौन सा है? तो इस सविनय के भी कुछ पार्ट है, जैसे विवेक हुआ, जैसे आपके क्या हुआ, अनुशासन, विवेकशीलता। विवेकशीलता यानी जहाँ तर्क और बुद्धि का आपने इस्तेमाल करके अपने हृदय की बात सुनकर जो निर्णय लिया, यानी बुद्धि और हृदय दोनों को मिला के जो निर्णय आता है आपका, वो आपका क्या कहलाता है? विवेक। अनुशासन, विनम्रता, और एक जो महत्वपूर्ण चीज मैंने पहले ही बताई वो आपके क्या होती है? अहिंसा। यानी कि सविनय जो है उसके भी क्या कितने पार्ट हो गए आपके? 4, विवेक, अनुशासन, विनम्रता और अहिंसा। तो सत्याग्रह का जो तरीका है वो आपके कैसा होता है? सविनय तरीका होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, एक सत्याग्रही जो होता है, गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रही कानूनों की, जो अपन सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करना ही सत्याग्रह नहीं है। सत्याग्रही जो होता है वो कानूनों का उल्लंघन करके और एक अराजक राज्य की स्थापना नहीं करता है, उसका वो अराजकतावादी नहीं है सत्याग्रही। देखो गांधी जी, एक जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, मार्क्स और गांधी जी में जो समानता थी, गांधी और मार्क्स दोनों ही मानते अंत में राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही राज्य को एक तरह से हटा देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अराजकतावादी। गांधी जी ये कहते हैं कि कानूनों का उल्लंघन कौन व्यक्ति करता है? कानूनों का उल्लंघन वो व्यक्ति करेगा जिसको कानूनों की जानकारी हो। यानी सत्याग्रही के लिए ये भी जरूरी है कि उसे किसकी जानकारी होनी चाहिए? कानूनों की। कानूनों की जानकारी होगी और वो एक तरह से सिविल, मतलब सभ्य नागरिक होगा जो सारे कानूनों को जानता है उस देश के, और फिर वो उन कानूनों का विरोध करता है, सत्याग्रह करता है उनके खिलाफ जो कानून उसे लगता है कि जायज़ नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यानी कि जो सत्याग्रही व्यक्ति है वो कानूनों से बंधा हुआ व्यक्ति है और कानूनों का जो है वो पालन करता है और केवल उन कानूनों का विरोध करता है जो कानून जायज़ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं। तो एक सत्याग्रही जो है वो आपके सत्याग्रह की जो परिभाषा है वो ये, यानी कि अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन करना, लोक अनुशासन, आत्म अनुशासन, कष्ट सहने की क्षमता, विश्वास, वो सारी चीज़ें, और जो सत्य का जो सद्गुण है उसको मानना। तो और तरीका जो है वो सविनय तरीका भी है, बाकी तरीके भी है, और इसके ये पार्ट है और ये कानून की जानकारी। तो ये पूरा कंटेंट जो है वो हमें ध्यान रखना है कि एक सत्याग्रह में क्या आता है। सत्याग्रही जो होता है वो विरोधी की अनुमति नहीं लेता, गांधी जी कहते हैं। उल्टा जब विरोधी विरोध करता है तो गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रही होता है वो ज़्यादा प्रकाशवान होता है। वो सत्याग्रह के द्वारा अपनी चीज़ आध्यात्मिक तरीके से उसके पूरे हृदय को बदलता है और अपने सत्याग्रह का आरोपण करता है विरोधी के दिलों और दिमाग पर। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। ये जो सत्याग्रह है ये मानसिक हिंसा नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा। आपके आर्थर मूर और ड्यूरॉन्ट ने कहा कि गांधी जी की
जो ये सत्याग्रह है वो एक मानसिक हिंसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मानसिक हिंसा नहीं है। यहाँ सत्याग्रह का प्रयोग सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। मैंने कहा ये एक सकारात्मक पहलू, ये एक जीवन शैली है, एक सामने वाले के हृदय में अपनी छाप छोड़ना, ये होता है सत्याग्रह। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो केवल और केवल नकारात्मक या निषेधात्मक चीज नहीं है। हम अलग से इनका अंतर देखेंगे। जो पैसिव रेजिस्टेंस था आपके, निषेधात्मक विरोध, और गांधी जी का जो, जिसको हम निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं, और ये जो गांधी जी का आपके सत्याग्रह है वो सक्रिय प्रतिरोध कहलाता है। तो पहली चीज हमने यहाँ देखी कि एक सत्याग्रह का क्या कंटेंट होता है, क्या परिभाषा होती है और उसमें कौन सी चीज आती है। अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह के कितने प्रकार होते हैं। तो गांधी जी ने कहा सत्याग्रह 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया सत्याग्रह के 2 प्रकार। एक तो हुआ आपके रचनात्मक प्रकार। रचनात्मक प्रकार में क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे की बात कर लेंगे कि रचनात्मक प्रकार में कौन कौन सी चीज आती है। तो रचनात्मक जो प्रकार होता है उसमें क्या आता है, जैसे ज्ञापन देना, अपनी बात, या जिसको हम कहते हैं पत्राचार, या अपने विचारों को रखना, जैसे कुछ भी प्रकाशित करना, समाचार पत्र, पुस्तकें वगैरह, या जैसे चरखे वगैरह जो रचनात्मक तरीके थे आपके, सूती वस्त्र या स्वदेशी को प्रोत्साहन। तो ये एक तरीके से आपके हुआ कि ये तो हुए रचनात्मक प्रकार, यानी कि सत्याग्रह का जो रचनात्मक प्रकार है वो ये है ज्ञापन देना, पत्राचार करना, या आपके अपने विचारों को प्रकाशित करना। जैसे गांधी जी के जो यंग इंडिया वगैरह थी, पुस्तकें, लेख उनके छपते थे, चरखे, सूती वस्त्र, स्वदेशी को प्रोत्साहन, हरिजन या अछूतोद्धार करना, वो सारी चीजें आपकी आती है रचनात्मक प्रकार में। यानी कि सत्याग्रह का जो एक प्रकार हुआ वो रचनात्मक। दूसरा है आपके आक्रामक, और आक्रामक मैंने आपको आग्रह में बताया था। आक्रामक में आपके कौन कौन सी चीजें आती है तो मैंने अभी आपको बताई। आक्रामक में अनशन, वही चीजें, एक आपके अनशन है, हड़ताल है, उपवास है, कर नहीं देना है, जेल भरो है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, आक्रामक प्रकार में। यानी कि सत्याग्रह के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए। तो अब देखो, पहला तो प्रश्न आपके ये होगा कि गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन की परिभाषा दो और उसके विषय वस्तु के बारे में बताओ। तो पहले का तो उत्तर वो हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके हो सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों पर चर्चा करो। तो दूसरे प्रश्न में हमें ये उत्तर बताने हैं, पहले वाला और सेकंड आपके ये। तो ये हुआ सत्याग्रह का प्रकार। एक जो चीज थी अरविंद घोष, तिलक, उनके समय जो चीज चल रही थी वो थी आपके पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध, और गांधी जी का ये था सक्रिय प्रतिरोध। तो उन दोनों में क्या अंतर है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो निष्क्रिय सत्याग्रह एक तरह से कह सकते हैं, और गांधी जी का जो सत्याग्रह, जो वास्तविक सत्याग्रह है, वो आपके सक्रिय सत्याग्रह। ये भी सत्याग्रह शब्द का भी बड़ा रोचक तथ्य है कि ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि गांधी जी, आप लोगों को ध्यान हो तो, थोरो से प्रभावित थे, और सिविल डिसओबीडियंट जो बुक थी थोरो की, वो आपके हेनरी थोरो जो थे, उनकी पुस्तक से ही गांधी जी प्रभावित थे। लेकिन थोरो का जो सत्याग्रह था वो सिर्फ राजस्व कानूनों के विरोध था, जबकि गांधी जी ने तो सत्याग्रह को एक पूरा जीवन का दर्शन ही बना दिया था। बाद में गांधी जी के परिवार के थे मगनलाल गांधी, बाद में गांधी जी से अलग भी हो गए थे, बिहार में उनकी मृत्यु हुई थी। मगनलाल गांधी जी जब थोरो की किताब पढ़ते थे सिविल डिसओबीडियंस, तो उनके दिमाग में आया कि ये जो है इसका नाम क्या रखा जाए। तो वो काफ़ी इस तरह से उहापोह में थे। तो मगनलाल गांधी ने कहा कि आप इसका नाम सदाग्रह रखो, और सदाग्रह से ही नाम क्या हो गया, सत्याग्रह हो गया। तो सत्याग्रह शब्द जो है वो यहाँ से आया।
फिर इसका प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में हम चंपारण को पहला सत्याग्रह मानते हैं। अब सत्याग्रह चंपारण पहला क्यों है, तो आप देख सकते हो वहाँ एक तरह से प्रतिरोध की जो बात थी, अहिंसात्मक प्रतिरोध। जरूरी नहीं कि वहाँ भूख हड़ताल हो, अनशन हो, लेकिन प्रतिरोध था कहीं न कहीं, इसलिए वो चंपारण जो है वो आपके पहला सत्याग्रह माना जाता है। तो ये आप देख सकते हो। और अहिंसा एक तरह से उनका साधन, साध्य की प्राप्ति का, इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया और वो हिंसा को अपने इस आंदोलन से दूर रखना चाहते थे। क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है, प्रतिहिंसा पैदा होती है, युद्ध से युद्ध पैदा होता है, ये स्थायी समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का। इसलिए उन्होंने अपने आंदोलनों से हिंसा को दूर रखा। और जहाँ पर भी उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने उन आंदोलनों को वापस लिया था। तो अपने दर्शन, अपना जो विचार था उसके अनुसार चलते थे और उसके अनुसार जो उनको उचित लगता था वो उन्होंने किया। तो इसमें जैसे आलोचना होती है कई बार उनकी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो वो जो आलोचना है, आलोचकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि गांधी जी को नेतृत्व, उनके विचारों को और मानते हुए उनका नेतृत्व आपने स्वीकार किया। गांधी जी ने ये नहीं कहा आप मेरे पीछे आओ। तो वहाँ आप जब उनके विचारों से सहमत हो, जब आपने उनका नेतृत्व स्वीकार किया है, तो फिर आपका विरोध नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह अपने आप में अनूठा है, वो विरोध को भी स्वीकार करता है। इसलिए गांधी जी ने अपने विरोधियों की बातों को भी सहज स्वीकार किया और उनको भी इम्पोर्टेंस दी और उनका सही तरीके से जवाब भी दिया, वो भी क्योंकि एक सत्याग्रह की बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट, जो बिंदु है, वो ये आता है कि सत्याग्रह जो हमारा है सक्रिय प्रतिरोध। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अरविंद और उनका तिलक का जो था निष्क्रिय प्रतिरोध, क्या अंतर था? सक्रिय प्रतिरोध बना निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका, और PR, और ये आपके हो गया एक्टिव रेजिस्टेंस। तो इनमें अंतर की बात हम देखते हैं। गांधी जी का जो सक्रिय प्रतिरोध है और जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, उसमें मूल जो अंतर यहाँ है, पहली बात तो हम अहिंसा की ले लेते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोधी जो करते हैं वो लोग अहिंसा को एक मजबूरीवश स्वीकार करते हैं। सिर्फ कमजोरी, कहते हैं ना कि कमजोर है इसलिए वो अहिंसा की नीति, क्योंकि वो कुछ सामने वाले को बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में उन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया। लेकिन यहाँ अहिंसा मजबूरी नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा आपका साधन है। लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाया गया आपका पूरा एक दर्शन, एक रास्ता है, वो आपके क्या है? अहिंसा है यहाँ। तो ये अंतर है। ये कभी भी हिंसक हो सकते हैं, लेकिन ये कभी हिंसक नहीं हो सकता, अपने विचार को नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये जहाँ पे अवसर मिलेगा वहाँ हिंसक हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अहिंसा की बात और उसको लेकर जो अंतर है वो हमें ध्यान रखना है। फिर जो निष्क्रिय प्रतिरोधी होते हैं वो आपके राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही ये अपनाया जाता है। हम ये मानते हैं कि जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके होता है, जबकि सत्याग्रह पूरा का पूरा क्या है? जीवन दर्शन है, सामाजिक जीवन, लोकतांत्रिक, हर तरीके से, आर्थिक मामलों में, सब जगह, परिवार में, आप हर जगह अपनी बात को रखने के लिए, और सामने वाले को बाध्य नहीं करना है, सामने वाले के विचार और हृदय को बदलने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो। तो ये एक तरह से आपका पूरा का पूरा क्या है? जीवन दर्शन है। तो वो आपका राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। ये आपका पूरा का पूरा आपके क्या है? एक जीवन दर्शन को बताता है। फिर जो ये है निष्क्रिय प्रतिरोध, ये आपके एक निषेधात्मक प्रणाली है। इसमें चीज़ों को रोकने की बात है, ये विधायक है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बात है, ये एक स्थायित्व को बताती है, ये गतिशीलता या गत्यात्मकता को बताता है, ये स्थायित्व की बात है, ये निषेधात्मक है, ये आपके विधायक है, एक्सेप्टेबिलिटी है, यहाँ वहाँ नेगेटिविटी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मजबूरी में अहिंसा अपनाई जा रही है, ये कमज़ोरों का है, ये
सत्याग्रह गांधी जी का है। गांधी जी कहते हैं ये सबसे ज्यादा जो साहसी लोग हैं उनका सत्याग्रह है, वीरों का कार्य है सत्याग्रह, कमजोरों का नहीं है ये। सत्याग्रह जो है वो हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करता है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा सत्याग्रह के और भी तरीके हैं, कभी कभार जगह को छोड़ देना या हिजरत करना या एक जगह से दूसरी जगह गुप्त तरीके से चले जाना, वो सत्याग्रह। लेकिन वो भागना नहीं है, भागना निष्क्रिय प्रतिरोध है, सत्याग्रह भागना नहीं है, पलायन नहीं है। वो कहते हैं कि आप विरोधी का, ताकि उसको अनुभूति हो कि उसने गलत किया है, वो चीज दिखाने के लिए आप पूरी की पूरी वो जैसे जगह भी आपने छोड़ दी। तो इस तरह की चीज जो है वो इसमें आती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके बन सकता है कि सत्या निष्क्रिय प्रतिरोध और आपके सक्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह में क्या मूलभूत अंतर है, तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर आपके एक सत्याग्रही के क्या लक्षण होने चाहिए, एक सामान्य चीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और सत्याग्रही में गांधी जी ने यहाँ ब्रह्मचर्य, गांधी जी ने कहा कि बुद्धि का ज्यादा विकास होना सत्याग्रह के लक्षण नहीं है। सत्याग्रह का लक्षण है उसके चरित्र का उत्थान होना, उसमें जैसे ब्रह्मचर्य जैसे गुणों का पालन, अस्थेय जो महावीर का दर्शन था, अपरिग्रह है, ये बातें उन्होंने कही है, अहिंसात्मकता। तो इन चीजों पे नैतिकता, नैतिक मानदंड, चारित्रिक उत्थान, इन पर गांधी जी ने ज्यादा जोर दिया है, न कि बुद्धि और बौद्धिकता के विकास पर। क्योंकि ये सद्गुण है, सद्गुण जो है उनके ऊपर गांधी ने, जो गांधी जी का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में सद्गुण मौजूद रहते हैं, बस उनको विकास, उनको बाहर निकालने की जरूरत है, तो उन पर यहाँ जोर दिया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर जो अपना अंतिम जो बिंदु आता है इस प्रश्न का, वो आता है कि सत्याग्रह की प्रासंगिकता क्या है, किस वजह से आलोचना की गई। तो लास्ट जो मुद्दा है हमारा वो है सत्याग्रह की प्रासंगिकता। अब देखो गांधी जी की सत्याग्रह के आधार पर कई तरह से आलोचना भी हुई, इसको व्यवहारिक दर्शन नहीं माना गया कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि भाई इस तरह से आप हृदय परिवर्तन की बात नहीं कर सकते हो, या जहाँ पे ज्यादा लोग हो तो वहां पे पूरे जनमानस को आप प्रभावित नहीं कर सकते हो। तो इसका भी जवाब था, गांधी जी ने कहा, क्योंकि गांधी जी के जो विचार थे वो लोक के, जो आपके बहुसंख्यक लोकतंत्र से मिलते जुलते नहीं थे। गांधी जी तो कहते थे कि जो बहुसंख्यक लोकतंत्र उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ बहुसंख्यक का मतलब ही नहीं है, यहाँ एक अकेला व्यक्ति भी व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कर सकता है, सभी लोगों को विचारों को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर अकेला आदमी भी अपने विचार से, अपने सत्य के लिए अगर अडिग है तो भी सत्याग्रह किया जा सकता है। जन समूह या बहुसंख्यकों की भीड़ की यहाँ आवश्यकता नहीं है, वो इस बहुसंख्यक भीड़ वाले लोकतंत्र का ज्यादा समर्थन गांधी जी नहीं करते थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो ये, क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र कई तरीके से, पूर्वाग्रह से, विचारों से, किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है। जैसा कि आज चीजें हो रही है कि एक राजनीतिक जो आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहा है, बाहरी चीजों से प्रभावित हो रहा है। तो गांधी जी, आप देखो कितना व्यवहारिक दर्शन है उल्टा। गांधी जी तो ये कहते थे कि भाई जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम वो किसी भी चीज से प्रभावित हो सकता है। मीडिया ट्रायल हो रही है, हम देख रहे हैं, तो गांधी जी तो उल्टा उसका विरोध करते थे। वो कहते थे कि सत्याग्रही जो होता वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता, वो आत्मिक होता है, अपने हृदय में जो बात उसने स्वीकार की है, जो वस्तुनिष्ठ होकर जिस बात को वो सत्य मानता है, फिर वो उस पर चलता है। फिर वो बाहरी चीजों से, मैंने कहा ना कि ये जो है स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है, फिर वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। और गांधी जी कहते हैं कि जो सद्गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, वो पूरे जनमानस में, हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं, तो उनका विकास करके, क्योंकि गांधी जी भी यही मानते हैं कि अभ्यास से सद्गुणों का विकास संभव है, तो कहते हैं कि पूरे जनमानस को भी साथ में लिया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। तो दूसरी बात यहाँ खारिज हो जाती है। तो तीसरी मैंने कहा था कि ड्यूरेंट और उन लोगों ने कहा है कि ये मानसिक हिंसा थी, तो उसका भी जवाब है कि ये मानसिक हिंसा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, पूरे जीवन का जो ढांचा है, नजरिया है, उसको बदलने का दर्शन है सत्याग्रह। तो तीसरा एक आलोचना वहीं खारिज हो जाती है। तो अब इसकी प्रासंगिकता हम कैसे देखते हैं, तो तीन मामलों में हम देख सकते हैं, एक तो राजनीतिक, एक सामाजिक
और तीसरा आपके हो गया आर्थिक। यानी कि सत्याग्रह दर्शन की जो प्रासंगिकता है वो हम तीन तरीके से देख सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। अब राजनीतिक कैसे, जो आप आज देख रहे हैं, जो चीजें चल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो राजनीतिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज दुनिया में जो हिंसा है, आतंकवाद है, जो राष्ट्रवाद की जो एक संकीर्ण विचारधारा है, उसको लेकर जब दुनिया दो दो विश्व युद्ध झेल चुकी है और आज इतने संघर्ष दुनिया में चल रहे हैं, तो ऐसे समय में ये सत्याग्रह, जहाँ पे विरोधी का, विपक्षी का, अत्याचारी का आप पूरा हृदय बदलते हो और अपनी सत्याग्रह जो होता है वो अपने सत्य, अपनी आध्यात्मिकता के व्यक्तित्व को सामने वाले के हृदय पर स्थापित करता है, तो वो चीज़ आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। आज निशस्त्रीकरण, इन सब की हमने खूब बातें कर ली, CTBT, NPT खूब बना लिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र भी बना लिया, लेकिन दुनिया में आज भी शांति, अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूछते हो कि क्या चाहिए जीवन में, तो सबसे पहले वो पैसों की मुझे नहीं लगता बात करेगा, वो कहता है शांति चाहिए। आप जब भी किसी को बोलते क्या चाहिए भाई, बोले शांति चाहिए। तो वो जो शांति है, वो शांति ऐसे युद्ध से नहीं आती है। जो पश्चिमी, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है, वो युद्ध से शांति लाना चाहते हैं। गांधी जी युद्ध से शांति नहीं लाना चाहते, शांति से शांति लाना चाहते हैं, अहिंसा से शांति लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रेलेवेंट है उनकी तुलना में। आखिर में ज़रूरत तो इसी की पड़ेगी दुनिया को। और राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर जो हड़तालें, धरने दिए जाते हैं, उनको गांधी जी गलत मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हड़ताल करो, लेकिन हड़ताल भी रचनात्मक होनी चाहिए। हड़ताल का मतलब ये नहीं पूरा बंद करके आप पूरी की पूरी एक आर्थिक प्रक्रिया को खत्म कर दो। वो तो कहते हैं कि हड़ताली को भी, हड़ताल के दौरान भी अपने जीवन यापन के जो तरीके हैं, आर्थिक जो तरीके हैं, उनको जारी रखना चाहिए। वो उनको खत्म करने की बात नहीं करते हैं। तो राजनीतिक उद्देश्यों के, स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो आज हड़ताल, बंद जो राजनीतिक तौर पे किए जाते हैं, बदले की भावना से किए जाते हैं, देश में युवाओं को भ्रमित करने के लिए किए जाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आज गांधी जी के सत्याग्रह की प्रासंगिकता बरकरार है। फिर आपके है सामाजिक। सामाजिक में जो भेदभाव है, अभी चल ही रहे हैं ऐसे मुद्दे, दलित उत्पीड़न के, आपके या कमज़ोर तबके, महिला वगैरह, बच्चे, इन पर अत्याचार, उत्पीड़न के, तो ऐसे मुद्दों पे आज भी जातिगत भेदभाव जो है देश में मौजूद है। इसी तरह की अस्पृश्यता की भावना कानून बनने के बावजूद भी कहीं न कहीं लोगों के दिमाग से, हृदय से नहीं निकली है। तो वो चीज़ें हम इस सत्याग्रह के रास्ते से उन चीज़ों को निकाल सकते हैं। एक सत्याग्रह ही आदमी के पूरे विचार, उसकी हृदय, सोच, उसकी पूरी की पूरी थिंकिंग प्रोसेस को बदल सकता है। तो वहाँ पर सामाजिक मायने में हम इसकी प्रासंगिकता को देख सकते हैं। ऐसे ही आर्थिक जो विषमता आज हम देख ही रहे हैं पूरे जगह पे, तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को ला सकते हैं सत्याग्रह के तरीके अपना के, रचनात्मक कार्य, लोगों का उत्थान करके, ग्रामोत्थान वगैरह। गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। हम ये जो सत्याग्रह, ये तो हम गांधी जी के दर्शन का 1-2% भाग ही पढ़ रहे हैं। न्यायशीलता के सिद्धांत, खूब सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को भी, और वहाँ पर भी सत्याग्रह की चीज़ों को भी उन्होंने अपनाने के लिए कहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग, कुछ विद्वान गांधी जी के सत्याग्रह को व्यवहारिक नहीं मानते। कारण क्या है? एक तो कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित नहीं किया जा सकता। सत्याग्रह एक व्यक्तिगत स्तर तक संभव हो सकता है, व्यवहारिक नहीं है, ज़्यादा काल्पनिक दृष्टिकोण है, इस तरह से आरोप लगते हैं। तो आपको उसकी सत्याग्रह की प्रासंगिकता या उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करो तो उसमें हमें लिखना है, और यहाँ सब सकारात्मकता है, यहाँ नकारात्मकता कुछ है ही नहीं। तो आप फिर ऐसे देख सकते हो कि भाई जनमानस सद्गुण होते हैं, सद्गुणों का विकास करके जनमानस को भी बदला जा सकता है। केवल ये नहीं कि संख्या वाला लोकतंत्र ही हमेशा सही हो। राजनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, छोटे स्तर, पंचायत तक, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तक आज इस सत्याग्रह की क्या है? प्रासंगिकता है।
सामाजिक स्तर पर हम देख सकते हैं, आर्थिक स्तर पर हम देख सकते हैं, सांस्कृतिक स्तर पर, धार्मिक सहिष्णुता, हर जगह पे दुनिया को इसकी जरूरत है। तो आज जो सत्याग्रह का दर्शन है गांधी जी का, वो अप्रासंगिक नहीं होता, सत्य कभी अप्रासंगिक नहीं होता है। तो जब आप ये हमेशा जो वर्च्यू होते हैं, सद्गुण जो होते हैं, वो कभी अप्रासंगिक नहीं होते, वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। सदियां बीत गई है लेकिन बुद्ध के विचार आज भी उतना ही मायने रखते हैं, सुकरात के विचार उतने ही मायने रखते हैं, महावीर के विचार उतने ही मायने रखते हैं, उपनिषदों के विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं, वेदों की बातें भी आज भी मायने रखती है, लेकिन वहाँ कुछ और मुद्दे हैं। लेकिन जब उपनिषदों की हम बात करते हैं तो वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। तो हर धर्म की जो बातें, सद्गुण, जो एक उस ईश्वरीय पुरुष ने जो बातें कही है, वो बातें कभी अप्रासंगिक नहीं होती, वो हमेशा रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है। तो ऐसा ही गांधी जी की बात है कि सत्याग्रह जो है देश से निकला हुआ सत्य, जो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, निष्पक्ष है, और उस बात के लिए एक हम आग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, सविनय करते हैं। तो वो जो तरीका है हमारा, वो हमारा तरीका क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका मेन उद्देश्य था कि नीति शास्त्र जो विषय है, यूपीएससी में भी पूछते हैं, आरएस में भी पूछते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना था। 2 अक्टूबर अभी गया है, तो गांधी जी के दर्शन के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी देनी थी। तो इस तरह की चीज़ आपके मेंस में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आंसर राइटिंग में उपयोगी है। आप, जैसे मैंने बताया आपको, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आगे हम ऐसी जो प्रशासनिक नीति शास्त्र है उसमें वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता क्या होती है, सत्यनिष्ठता क्या होती है, इन पर भी क्लासें लाएंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा। आप सभी लोग देखते हैं, चीज़ें समझते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं एक अनुशासन पूर्वक तरीके से, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।